हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर किया जा रहा है, जो कि आपके जून 2024 की है। आपको बता दें कि अभी ये जून 2024 की जो मैगजीन है, इसके पहले दो लेक्चर इसके आए हुए थे, जो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का पहला लेक्चर था और दूसरा था आपका आईआर का। तो उनको कंप्लीट करा दिया गया था, फिर आपका बीच में ब्रेक कर दिया। तो अभी हमने कल से ही इस सीरीज को कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें आपका इकोनॉमी का जो इसका टॉपिक है वो आपका कवर किया गया। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कुछ टॉपिक कवर किए गए। आज जो होगा इकोनॉमी से रिलेटेड आप के पार्ट सेकंड के अंतर्गत इन टॉपिक को कवर किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो सीरीज है हम जनवरी 2023 से इसको शुरू कर रहे हैं। जनवरी 2023 से आपका जो 2024 का यूपीएससी का एग्जाम रहा, तो उसके लिए भी आपका काफी मददगारी रही होगा। आपने लेक्चर देखे होंगे। उसके बाद अभी देखा जाए तो हमने फरवरी 2024 तक की इस मैगजीन को कंटिन्यू किया था। फिर फरवरी 2024 के बाद आपका मार्च अप्रैल मई, मतलब कि 3 मंथ का रह गया है, और अभी आपका जून का चल रहा है। तो आपका जब अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो आपका जुलाई का भी आ गया है। तो आपका जून और जुलाई का जब कंप्लीट हो जाता है, तो आपका मार्च अप्रैल मई जो 3 मंथ के रह गए उनको भी एक एक करके कवर करा दिया जाएगा, ताकि आपका एक जो 2025 की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 का यूपीएससी का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल रहे कि आपका जनवरी 2024 से, क्योंकि आपका देखा जाए तो अब 1 साल का करंट अफेयर पूछेगा, तो अप्रैल 2024 से आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, या फिर मई 2024 से। तो आपका अप्रैल से लगा के अभी तक का जो करंट अफेयर रहेगा, तो उसको एक सीक्वेंस में कवर करने के पर्पज से ये इसके सीरीज को शुरू में किया गया था। तो अभी आपका ये जून का है। जून के बाद आपका जुलाई का कवर किया जाएगा, फिर आपका देखा जाए तो मार्च का होगा, फिर अप्रैल का होगा, फिर मई का होगा। फिर आपका जैसे ही अगस्त का आएगा तो उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसी को सीक्वेंस वाइज इसको चलाया जाएगा। इसमें कोई ब्रेक नहीं अब किया जाएगा। आपका काफी ब्रेक हो गया है, जिससे आपके कुछ मैगजीन जो है वो भी अभी नहीं हुए हैं। उस टाइम आपका यूपीएससी का एग्जाम चल रहा था, तो उसके कारण उसको पॉज कर दिया, क्योंकि आपका पीटी 365 चल रहा था। तो जब पीटी 365 आ जाता है, तो सभी स्टूडेंट ज्यादातर उसी पे फोकस करते हैं, तो पीटी 365 को आपका कवर किया गया। तो आपका वो 2-3 मंथ का जो मैगजीन है वो रह गया था। तो अभी ये आपका जून से शुरू किया है, तो आपका जून जुलाई, फिर आपके बाद मार्च अप्रैल मई, ये इस तरीके से उनको कंप्लीट करेंगे, तो आपका एक सिक्वेंस हो जाएगा और आपको पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हमारा जो टॉपिक होता है, तो टॉपिक में देखा जाए तो आज हमारा जो टॉपिक है वह अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का तो टॉपिक खनस कर दिया है। अब अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी आपके तीन जो 4-5 टॉपिक हैं वो कवर हो गए हैं, जैसे कि प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रक में उधार संबंधी मानदंड हो गए। फिर आपका इन्फ्लुएंसर के बारे में कंप्लीट किया गया। विश्व में कार्बन संबंधी कमियों से निपटने के बारे में, भारत का व्यापार घाटा के संदर्भ में हमने इस टॉपिक को कवर किया। अब आज हमारा जो टॉपिक आता है वह कृषि विस्तार प्रणाली के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कृषि विस्तार प्रणाली के संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में इससे रिलेटेड क्या मुद्दा सुर्खियों में रहा है, तो इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किए। तो कहाँ पर प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं? वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के प्रमाण पत्र दिए गए। अब आता है कि इससे रिलेटेड के आपका 2-3 क्वेश्चन उठते हैं कि पहला तो ये कि कृषि सखी कौन होती है, और यह कौन सा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ये महिलाओं के लिए ये प्रमाण पत्र दिए गए। और स्वयं सहायता समूह तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको बता देंगे आगे जैसे ही ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कृषि सखी के बारे में। तो कृषि सखी के संदर्भ में बात की जाए तो कृषि सखियां जो है वह अनुभवी महिला कृषक को जमीनी स्तर पर कृषि कार्य में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर होते हैं। पैरा एक्सटेंशन पेशेवर के संदर्भ में बात की जाए तो ये एक तरीके से यह शिक्षा प्रशिक्षण सूचना के माध्यम से पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवीनतम ज्ञान के उपयोग में किसानों तथा ग्रामीण उत्पादों को सहायता प्रदान करती है। तो ये कृषि विस्तार प्रणाली के संदर्भ में आती है। तो यानी कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम है वह एक ऐसा सिस्टम होता है जो शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना के माध्यम से कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवीनतम ज्ञान के उपयोग में किसानों व ग्रामीण उत्पादों को सहायता प्रदान करता है। इनके भूमिका के संदर्भ में बात की जाए तो इनकी भूमिका जो होती है वह प्राकृतिक खेती के
विविध पहलुओं पर किसानों को स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी, कौशल, क्षमताओं के साथ हर कदम पर किसानों को मित्र बनाना होता है। साथ ही प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे नए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण व कौशल प्रदान करना इनका मुख्य भूमिका होती है। तो ये कृषि सखी के बारे में। अब आता है कि कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम आखिर होते क्या है और इसे किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इनके क्या उद्देश्य रहते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम इनका हिस्सा है और कौन कौन सी राज्यों में ये विस्तृत है। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले आता है कि जो कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम जो होता है वह आपका कृषि किसान कल्याण मंत्रालय एवं आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के तहत शुरू की गई एक पहल है। इसका पहल का जो उद्देश्य होता है वह कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और फिर ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है। इस कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य में प्रबंधन पर 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब आता है कि लखपति दीदी कार्यक्रम के हिस्से के बारे में। लखपति दीदी कार्यक्रम जो है वह आपका इस कार्यक्रम को 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना है। और ये एक तरीके से कृषि सखी जो है वह लखपति दीदी कार्यक्रम का ही एक भाग है। तो ये जो आपका एक सीक्वेंस बन गया है कि कृषि सखी किससे संबंधित है, ये जो आपका लखपति दीदी कार्यक्रम शुरू किया गया था उसी का एक भाग है। और जो लखपति दीदी है उसका जो उद्देश्य है वह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना और उनकी वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना होता है। और इस कार्यक्रम के तहत कितना लक्ष्य रखा गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब आता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को कितने राज्यों में आखिर लागू किया गया है, जो कि पहला चरण इसका शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कितने राज्यों में लागू किया है, तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें टोटल 12 राज्यों में इसे शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय आते हैं। और वर्तमान में 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। तो इसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आता है कि भारत में कृषि विस्तार प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कृषि अनुसंधान विकास प्रणाली को सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन और इसका नेतृत्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है। इस अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कुछ नवीन पहले हैं, जैसे कि आपकी विस्तार विस्तार जो है वह कृषि तकनीकों को विकसित की जाने वाली वीडियोस की तकनीकी जांच, राज्य नोडल एजेंसियों व हितधारकों की एक निगरानी होती है, जो इसका एक फुल फॉर्म है। विस्तार के संदर्भ में इसका होता है कि जिसमें आपकी कृषि तकनीकों को विकसित की जाने वाली वीडियो भी होगी, वीडियोज की जो किस तरीके से तकनीकी जांच है उसके बारे में, और राज्य की नोडल एजेंसियों और हितधारकों की निगरानी के संदर्भ में आता है। यह जो है वह सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित परस्पर क्रियान्वयन प्रौद्योगिकी सूचना विस्तार से संबंधित एक पहल होती है और देश भर में कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और इनका उपयोग को बढ़ावा देना होता है। और इसमें प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा अप स्केलिंग तथा आउट स्केलिंग के लिए रणनीतियों के विकास के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने हेतु बिग डेटा प्रबंधन में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। जो कि बिग डेटा प्रबंधन है वह ICAR और सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव इन साउथ एशिया के बीच एक सहयोगात्मक परियोजना के तौर पर कार्य करता है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब दूसरा आता है आपका राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी के बारे में। यह जो कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसके 4 उप मिशन है। अब 4 उप मिशन कौन कौन से? इस मिशन के अंतर्गत आता है कि इन उप मिशनों को किसानों को कृषि कार्य हेतु नवीन तकनीकें उपलब्ध कराने और इन तकनीकों को अपनाने और वर्तमान कृषि पद्धतियों में सुधार करना है। मतलब कि जो पहले से कृषि पद्धतियां चल रही हैं उनमें एक तरीके से इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, मतलब कि जो पहली टेक्निक का कृषि में यूज किया जाता है उसमें सुधार करने के लिए इन 4 उप मिशनों को शुरू किया गया। इन उप मिशनों के अंतर्गत आता है आपका पहला तो आता है कृषि विस्तार पर उप मिशन, जो कि SMEAE होगा। दूसरा आता है आपका बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन, फिर कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन और पौध संरक्षण और पौध क्वारंटाइन के पर उप मिशन। इसके अंतर्गत ये 4 उप मिशन आते हैं। तो इन मिशनों में किसके लिए इसका फोकस किया गया है कि कृषि पद्धति में सुधार करना और जो वर्तमान कृषि पद्धति है उनमें सुधार के लिए इनको
4 उपमोशन की शुरुआत की गई है। कौन कौन सा? पहला आता है आपका कृषि विस्तार पर उपमिशन, दूसरा आता है बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन, और तीसरा आता है कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन, और चौथा आता है पौध संरक्षण और पौध क्वारंटाइन पर उपमिशन। तो ये आपको 4 उपमिशन याद रखने हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। तो कृषि विज्ञान केंद्र के संदर्भ में बात की जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है वह आईसीएआर का क्षेत्रीय अनुसंधान इकाइयां होती हैं। यह जो इकाइयां होती है वह बीज की नवीन किस्मों, कृषि पद्धतियों, मशीनों आदि किसानों द्वारा अपनाए जाने से पहले विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों में खेतों में उनका परीक्षण करती है। और इसके अतिरिक्त वे सीधे खेत से ही कृषि पद्धतियां आदि के प्रदर्शन, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से किसान आउटरीच कार्यक्रम भी संचालित करते हैं। अब आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य भागीदार राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि किसान एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा आईसीटी आधारित कृषि विस्तार उपाय, जिसमें आपका आईसीटी योजनाओं में एम किसान, किसान कॉल सेंटर आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आता है कि निजी क्षेत्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि विस्तार सेवाओं के संदर्भ में बात की जाए तो ये सेवाएं जो होती हैं वह अधिकतर इनपुट डीलरों द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके उदाहरण के लिए बीज, उर्वरक और कृषि मशीनरी का विपणन करने के लिए डीलर होता है। उदाहरण के लिए होता है आपका इफको, जो कि आपका कृषकों जैसे कि कंपनियों, किसानों की संगोष्ठियां आयोजित करने, फसलों से संबंधित होता है, सेमिनार आयोजित करने और मृदा परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विस्तार में एक्सटेंसिव जो एक्टिविटी होती है उसके संदर्भ में ये चीजें आती हैं। अब आता है कि कृषि विस्तार सेवाओं की इंपोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्या इंपोर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपोर्टेंस तो आता है कि कृषि उपज को बढ़ावा देने और कृषि आय में वृद्धि करना। तो क्या पहला इंपोर्टेंस है कि आपकी जो कृषि उपज है उसको बढ़ावा देना ताकि आपकी कृषि की आय में वृद्धि हो सके। दूसरा आता है आपका दलवाई समिति की रिपोर्ट, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बड़ी संख्या में किसानों को उत्पादन बढ़ाने के उपायों के बारे में जानकारी हो और इनमें कौशल की कमी हो। और तीसरा आता है बेहतर तकनीकी एवं प्रोत्साहन और संस्थागत संरचनाओं को अपनाने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से इसके कृषि विस्तार सेवाओं की एक इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, जो कि 3 इसके मुख्य इम्पोर्टेंस होते हैं। अब आते हैं कि भारत में कृषि प्रणाली के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज में सुधार कर रहे हैं, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, कई मिशन उपमिशन शुरू किए जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ये भी देखना होगा कि आखिर ये अगर परिस्थिति हमारे यहाँ पर लागू होती है, इंडिया में इस चीज को लागू किया जाता है, तो उसके पीछे क्या क्या चुनौतियां आएंगी या फिर कौन कौन सी समस्या पैदा होगी। तो सबसे पहले तो हम चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली आती है आपकी निवेश की कमी का होना। निवेश की कमी के संदर्भ में बात की जाए तो भारत अपने कृषि सकल घरेलू उत्पादन का केवल 0.7% ही कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा तथा विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यय करता है, जिसमें केवल 0.16% फंड ही विस्तार और प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया जाता है। फिर आता है आपका दूसरा क्षेत्रीय विस्तार के बारे में। क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में बात की जाए तो यह अलग अलग राज्यों के लिए विस्तार प्रणाली की मौजूदगी और निवेश में काफी अंतर मौजूद होता है। फिर इसके बाद आता है कि इसमें कृषि पर अत्यधिक निर्भर और सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले पूर्वी राज्य, जैसे कि जो देश में सबसे गरीब राज्य, उनके लिए सबसे कम व्यय करने वाले राज्य भी इसमें शामिल है। तो इन सबको इसमें क्षेत्रीय विविधता को भी ध्यान किया रखा जाएगा, क्योंकि ये एक मुख्य चुनौती के तौर पर उभर रहा है। फिर आता है आपका विषम आवंटन का होना, कि भारत में कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी आवंटन जो है वह फसल उत्पादन की ओर अत्यधिक झुका हुआ है, जबकि पशुधन क्षेत्र भी कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। परिणाम आधारित तंत्र का अभाव देखा जाना कि यह सार्वजनिक विस्तार प्रणाली में लक्षित परिणाम आधारित तंत्र की बजाय लक्षित गतिविधि आधारित तंत्र के रूप में यह अधिक कार्य करता है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब इसके आगे की राय में देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से सुचारू रूप से लागू किया जाए। तो इनके संदर्भ में आप आगे की राय, मतलब कि एक तरीके से सुझाव ही होते हैं कि जो अभी वर्तमान में परिस्थिति चल रही है और जैसी जो स्थिति है, तो उसमें किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब कि आप फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि पहला तो आता है कि बाजार संचालित प्रणाली का होना, कि इसके तहत आप पारंपरिक खाद्य सुरक्षा के नजरिए से सोचने में आगे बढ़कर अधिक बाजार आधारित विस्तार प्रणाली को अपनाने और मौजूदा विस्तार प्रणाली को फिर से प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता है। अनुसंधान और विस्तार को आपस में जोड़ना, जैसे कि सार्वजनिक, निजी, सिविल सोसाइटी क्षेत्रों के बीच अनुभवों में पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ाकर अनुसंधान और विस्तार के बीच संबंधों को मजबूत करना। विविधीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा संबंधी बजट में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन और डेयरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना। इनोवेशन नेटवर्क के संदर्भ में बात की जाए तो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनोवेशन नेटवर्क को डिजाइन करता है।
जिसके अंतर्गत आपका केवीके पोर्टल, दर्पण के माध्यम से केवीकेस की रैंकिंग आदि आती है। कृषि बाजार ग्रामीण बाजार के संदर्भ में बात की जाए तो यह कुछ निश्चित दिन लगाने पर आपका ग्रामीण बाजारों को प्राथमिक कृषि बाजारों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे उपज एकत्रीकरण, ग्रेडिंग, मूल्य निर्धारण और किसानों की सौदाबाजी को सशक्त बनाने में सुविधाएं मिल सकती हैं। तो इसके संदर्भ में ये आगे की राय दी गई। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक के संदर्भ में आपको उसको जानने के पहले आपको बता दें कि जो आपका अगस्त 2023 का जो मैगजीन है, मैंने अभी आपका कराया हुआ है। तो आप अगस्त 2023 के जो इकोनॉमी का सेक्शन है उसको आप देखेंगे तो वहां पर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में डिटेल मिलेगी। उसके साथ आपको लखपति दीदी योजना के बारे में भी मेरी जो डिटेल है वो मिल जाएगी। तो आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो वहां से आपको ये इसकी जानकारी और ज्यादा मिल जाएगी। अब आता है कि तकनीकी टेक्सटाइल या टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में। तकनीकी टेक्सटाइल के बारे में बात की जाए तो यह राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन पर अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति ने ग्रेट योजना पहल के तहत 7 स्टार्टअप प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब ग्रेट पहल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रेट पहल क्या है, जिसके अंतर्गत ये 7 नए स्टार्टअप प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो इसके अंतर्गत पहला तो आता है जैसे ग्रेट मिशन जो है वह एक केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल मंत्रालय, जिसका उद्देश्य जो है वह तकनीकी वस्तु के क्षेत्र में युवा इनोवेशन प्रौद्योगिकियों स्टार्टअप उद्यमियों को अपने आइडिया यानी कि नई सोच और प्रौद्योगिकी क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों उत्पादों में परिवर्तित करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रोत्साहित करना। और इसके अंतर्गत अनुदान सहायता के संदर्भ में बात की जाए तो ये आमतौर पर 18 महीने के अवधि के लगभग 50 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्रदान कराई जाती है। तो ये ग्रेट योजना जो ग्रेट पहल शुरू की गई है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपका जो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अधिकार प्राप्त कार्यक्रम है उसने ग्रेट पहल के तहत 60 स्टार्टअप को मंजूरी प्रदान की है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो ग्रेट पहल है उसके अंतर्गत और क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए, मतलब कि कौन कौन सी मंजूरी दी गई है इनके एक डिटेल में जानते हैं। क्योंकि अभी हमने अकेला ग्रेट पहल के बारे में जाना कि ग्रेट पहल क्या है। ग्रेट पहल का जो फुल फॉर्म जो है वह रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंस्पायरिंग इनोवेशन इन टेक्सटाइल है, जो कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के घटक अनुसंधान और विकास के नवाचार के तहत शुरू किया गया। तकनीकी वस्त्र के संदर्भ में बात की जाए तो तकनीकी वस्त्र की परिभाषा जो है वह एक तरीके से ऐसे वस्त्र सामग्री और उत्पाद को परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग उनके सौंदर्य सजावटी विशेषताओं की बजाय उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल गुणों के आधार पर किया जाता है, जिसमें कई उपयोग हैं जैसे कि आपका कृषि, सड़क, रेलवे ट्रैक, खेलकूद, परिधान, स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट, अग्निरोधक जैकेट, अधिक ऊंचाई पर पहनने योग्य कॉम्पैक्ट गियर और अंतरिक्ष क्षेत्र के उपयोग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये तकनीकी वस्त्रों के बारे में इसमें एक डेफिनेशन को दिया गया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके क्या क्या इसमें उपयोग किया जाएगा और तकनीकी वस्त्रों को क्यों फोकस किया गया है और इसकी क्या एक विशेषता है और इसका क्या उपयोग है जब इसको इस टेक्निक को इसमें जो आपका ग्रेट मिशन है वो पहल है उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। और इसमें जो आपका अनुसंधान विकास और नवाचार को फोकस के संदर्भ में इसको लाया गया है। अब आता है कि भारत के लिए तकनीकी वस्त्रों के महत्व के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर इनकी मतलब कि बढ़ावा देने के लिए क्यों इसका उपयोग किया जा रहा है, इसके पीछे क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कि इसका क्या महत्व है जो इसकी उपयोगिता को और ज्यादा बढ़ाने और इसके क्षेत्र को और भी ज्यादा उपयोग के लिए शामिल किया गया है। जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि होना कि टेक्निकल टेक्सटाइल इकोसिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट 2000 रिपोर्ट जो आपकी आई हुई थी उसमें बागवानी में तकनीकी वस्तु के उपयोग में कृषि उत्पादकता में 2 से 5 गुना वृद्धि होती है। सरकारी पहलों में समन्वय होता है जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कराने का लक्ष्य पैकटेक नामक टेक्निकल टेक्सटाइल को उत्पादन बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। और पैकटेक जो सेगमेंट के वैश्विक बाजार में भारत 40 से 45% की हिस्सेदारी के साथ अपना दबदबा बनाए हुए है। उच्च विकास दर के बारे में बात की जाए तो यह उच्च विकास दर जो है वह भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार प्रति वर्ष आपका 8 से 10% दर से वृद्धि कर रहा है। और भारतीय तकनीकी बाजार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है जो कि 2021-22 में इसका कुल मूल्य 21.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। निर्यात क्षमता के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में जो तकनीकी वस्तु उत्पादों का निर्यात मूल्य है वह 2020-21 में 2.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021-22 में बढ़कर 2.85
बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और इस दौरान इसमें 28.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अन्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह कम अवधि में विस्तार करने की क्षमता है, जो कि उच्च वेतन वाले कार्यबल और रोजगार के अवसर सृजित करने में सक्षम है आदि इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारकों के बारे में। तो इसके अंतर्गत 5 कारक है। पहला तो आता है आपका नए उपयोग क्षेत्रों से मांग में होने वाली वृद्धि। दूसरा आता है मानक और दिशा निर्देश का होना। तीसरा आता है कच्चे माल की उपलब्धता। चौथा आता है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। और पांचवा आता है आपका मटेरियल साइंस में प्रगति। तो इसके अंतर्गत इसको प्रभावित करने वाले इसके प्रमुख कारक है। भारत में तकनीकी वस्त्र के विकास के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि मशीनरी में आयात पर निर्भरता होना, अपनाने में झिझक होना, मानकीकरण और संबंधित विनिमय का अभाव होना, उद्यमशीलता में कमी देखा जाना, तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में अधिक अनुसंधान और विकास का नहीं होना। तो ये इसके अंतर्गत चुनौतियां। अब आती है इसकी पहले, जैसे कि आपका राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। इसका लक्ष्य क्या है कि भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक रूप से एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना, जिसका कार्यान्वयन आपका 2020-21 से 2023-24 तक किया गया और इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय आता है। अब योजनाओं के बारे में बात की जाए तो योजनाएं जैसे आती है आपके वस्त्रों उद्योग के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अप्रैल पार्क यानी कि पीएम मित्रा योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना जैसे कि स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, इसके अंतर्गत ये योजनाएं आती हैं। गुणवत्ता नियंत्रक विनिमय के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गुणवत्ता नियंत्रक जो विनिमय है, क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशंस जो है, वह वस्त्र मंत्रालय ने जियोटेक्स टेक्सटाइल की 19 वस्तुओं, जिसमें प्रोटेक्शन टेक्सटाइल की 12 वस्तुओं, एग्रो टेक्सटाइल की 20 वस्तुओं और मेडिटेक टेक्सटाइल की 6 वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए। इसमें नई HSN जो है वह कोड आते हैं, जैसे कि विशेष नई तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के लिए विशेष रूप से कोड का विकास किया गया है। तकनीकी वस्त्रों के मानक के संदर्भ में इसमें देखा जाए तो तकनीकी वस्त्रों के मानक में 500 से अधिक BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो मानकों का विकास किया गया है। तकनीकी वस्त्रों का अनिवार्य उपयोग किया गया है, जिसमें तकनीकी वस्त्र उत्पादों को कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अनिवार्य उपयोग के लिए चिन्हित किया गया। और इसका कारण यह है कि ये ऐसे क्षेत्र है जहां इन वस्त्रों के उपयोग में कई लाभ प्राप्त होंगे, उससे लाभान्वित किया जा सकेगा। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि NTTM के विविध घटक और उनमें उपव्यय हेतु निर्धारित राशि के बारे में बात की जाए तो इसमें आपका आता है अनुसंधान नवाचार विकास में 1000 करोड़, शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास में 400 करोड़, प्रचार प्रसार और बाजार के विकास में 50 करोड़ और निर्यात प्रोत्साहन में आपका 10 करोड़ आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है जैसे कि आप जागरूकता बढ़ाएंगे तो यह सरकार और उद्योग जगत में आम लोगों को तकनीकी वस्तुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए एक ठोस बुनियादी फ्रेमवर्क बनाए जाने की जरूरत है। कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा और शैक्षिक परिवेश को तैयार करना, भारत के ब्रांडों को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। फिर मदद करने की जरूरत है। PPP मॉडल पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना, तकनीकी वस्त्रों में संयुक्त उद्यम होना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो ये इसके आगे की राय होती है। अब आता है आपका इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो भारतीय रेलवे की सुरक्षा के बारे में कि हाल ही में पिछले 6 महीने में ट्रेन से के पटरी से उतरने की कई घटनाओं को रेलवे सुरक्षा से लेकर चिंता पैदा करती है। तो इसमें रेलवे सुरक्षा के संदर्भ में एक ग्राफ बताया गया है कि यह 2022-23 में दुर्घटना के मामले दिखाए गए हैं, जिसमें आपका ड्रिलमेंट के द्वारा आपके 75% हुआ है, फिर आपका ड्रिलमेंट के द्वारा हुआ है, फिर आपका यहाँ देखा जाए तो टक्कर से आपका 12.50%, फिर आपका जो 2.08 जो है वह आपका LC गेट्स के द्वारा हुआ है, और आपका 8.33 जो परसेंट जो हुआ है वह आगजनी की वजह से हुआ है, और 2.08% जो हुआ है वह आगजनी से जो हुआ है वह अन्य की वजह से हुआ है। तो इस तरीके से भारतीय रेलवे का एक डेटा दिया गया है, जिसके अनुसार आप भारतीय रेलवे के गंभीर रेल दुर्घटना के गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे कि जान का नुकसान होना, चोट, रेलवे संपत्ति का नुकसान, रेल यातायात में बाधा इसके अंतर्गत ही प्रमुख आते हैं। अब आता है कि रेल दुर्घटनाओं के आखिर कारण को जान लेते हैं। इस ग्राफ को तो जाना, और रेलवे टक्कर से जो 6 महीने में आपकी रेलवे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, उसके संदर्भ में जाना। अभी एक डेटा को जान लेते हैं कि आखिर कितनी घटनाएं कि कब हुई, किस तरीके का एक रेशियो रहा, और उसके साथ एक कारण को भी जान लेते हूँ। और जो रेल मंत्रालय के द्वारा जो रेलवे सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए गए उन सब के बारे में, और कौन कौन सी पहले स्टार्ट की गई हैं
और पहले से जो शुरू हैं और कितनी कार्यरत हैं, उन सब के बारे में इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आता है कि रेल दुर्घटनाओं के कारण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले तो आता है कि ट्रेनों का पटरी से उतरना, इसका एक मेजर कारण है, जिसका कारण है जैसे कि आपका इंजन, रोलिंग स्टॉकिंग, ट्रैक, सिग्नल आदि का सही ढंग से रख-रखाव ना करना और परिचालन संबंधी अन्य अनियमितताएं हो सकती है। मानवीय भूल का होना, जैसे ह्यूमन एरर, कि इसमें गलतियां इंसानी भूल के कारण होती है। इसमें रेलवे स्टाफ के साथ सड़क यात्री, सवारी, उपद्रवी आदि शामिल होते हैं, जिसमें भारतीय रेलवे के अनुसार लगभग 75% रेलवे दुर्घटनाएं रेलवे स्टाफ की गलती के कारण होती है और जो 10% होती है वह उपकरणों के सही से काम ना करने के कारण होती है। सिंगल फेलियर के बारे में, जो कि खराब या क्षतिग्रस्त ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर, जिसमें सिग्नल फेलियर के प्रमुख कारण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोषपूर्ण सिग्नल सर्टिफिकेट मॉडिफिकेशन के कारण आपका गलत सिग्नल होना, जिसके कारण 2023 की जो बालासोर ट्रेन टक्कर हुई है उसका आप देख सकते हो उदाहरण। फिर आता है रेलवे कोच में आग लगने की घटनाएं, कि यात्रियों द्वारा अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ ले जाने, जैसे कि शॉर्ट सर्किट लगने, पेंट्री कार में कर्मचारियों और लीज ठेकेदार की लापरवाही जैसे कारण से ये दुर्घटनाएं होती हैं। मानव संसाधन के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें भारतीय रेलवे की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं में कार्यबल में लगभग 20,000 पद रिक्त हैं, जिसमें सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोको क्रू, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर आदि इसमें शामिल हैं। रेलवे सुरक्षा के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम में, जैसे कि आपकी कवच प्रणाली। कवच प्रणाली जो है वह स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो कि सिस्टम, कैब, सिग्नल जैसे विशेषताओं से युक्त है। यह उच्च रफ्तार और कोयले में होने वाली मौसम में भी कार्य करता है। तकनीकी भाषा में ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के नाम से जाना जाना। फरवरी 2024 तक कवच को दक्षिणी मध्य रेलवे के 1465 रूट किलोमीटर और 139 इंजनों, जिसमें इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रैक सहित में स्थापित किया जा चुका है। अब आता है कि कवच सिस्टम की कार्य प्रणाली के बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है। कवच प्रणाली में देखा जाए तो ये टक्कर में बचने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ती दो ट्रेनों पर लगाए गए उपकरणों के लिए एक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यह जो उपयोग होता है वह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से काम करता है। यह प्रणाली टकराने के खतरे वाली दो ट्रेनों के मार्ग का एक सटीक आकलन करके ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से शुरू करने और ट्रेनों के टक्कर के खतरों से बचाती है। तो इसके संदर्भ में ये आपकी कवच प्रणाली इस तरीके से कार्य करती है, जिसको ये आपका एक डायग्राम इस तरीके से दिखाया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से ये कवच प्रणाली कार्य करती है। अब आता है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के बारे में। इसकी स्थापना जो है 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के लिए की गई थी और इसे 5 वर्ष की अवधि में रेलवे सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को अपग्रेड करने संबंधी कार्यों को स्थापित किया जाना, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर पॉइंट और सिग्नल्स के सेंट्रलाइज रूप से संचालन के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसे कदम उठाए गए हैं। जैसे लेवल क्रॉसिंग गेटों की इंटरलॉकिंग की सुविधा शुरू की गई है। नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आपका जीपीएस आधारित फ्रॉग सेफ्टी डिवाइस लोकोमोटिव पायलटों के कोहरे वाले क्षेत्रों में आगे के सिग्नल और क्रॉसिंगों के बारे में सचेत करती है। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त किया गया है, जिसमें ब्रांड गेज मार्ग पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को जनवरी 2019 तक समाप्त कर दिया गया। सूचना सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली, जो कि जोनल रेलवे और रेलवे बोर्ड के बीच दुर्घटना की रिपोर्टिंग, विश्लेषण और जानकारी साझा करने के लिए एक तेज कुशल प्रणाली स्थापित करने हेतु रेलवे बोर्ड की सुरक्षा संचालन के लिए यह एक तरीके से कार्य करती है। अब आता है कि इसमें सुरक्षा करती है। फिर अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग होना, कि भारतीय रेलवे ने रेलवे आग लगने में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दीवार पैनलिंग, हर छत पैनलिंग सहित आंतरिक साज सज्जा में अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग किया है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो यह रेलवे जो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा है उसको बेहतर बनाने के लिए इसका एक स्थापना की गई थी 2017-18 में। 1 लाख करोड़ रुपए की निधि भी दी गई थी और 5 वर्षों की अवधि के अंदर इसमें कुछ जो अपग्रेड करने संबंधी कार्यों को भी स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से ये प्रमुख कार्य रहे हैं। अब आगे की राय में देखा जाए तो रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के संदर्भ में काकोडकर समिति की सिफारिश के अनुरूप रेलवे के परिचालन के मोड पर सुरक्षा निगरानी रखने के लिए एक वैधानिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण गठित किए जाने की आवश्यकता है, जो कि एक विधिक अधिकार भी दिए जाने चाहिए। और वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे नियम बनाना, संचालन, विनिमय किए जाते हैं।
विस्तृत आउटकम फ्रेमवर्क का होना कि जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में भारत में रेलवे के ट्रैक को उतरना शीर्षक वाली एक 2021 में रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि रेलवे संरक्षा कोष को से फंड प्राप्त होगा। इस राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष से फंड प्राप्त होगा और यह फ्रेमवर्क जो होगा वह सुरक्षा के लिए की गई प्रमुख पहलों के परिणामों को मूल्यांकन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि यह राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए फंड अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में रेलवे सुरक्षा से प्रभावी रूप से सुधार करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन का विकसित करना, ट्रैक सुरक्षा सहनशीलता का होना, जिससे खन्ना समिति की सिफारिश के अनुसार अलग अलग स्पीड और ट्रैक की श्रेणियों के लिए सुरक्षा सहनशीलता निर्धारित करने का प्रयास किया जाना। बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना, इसमें मुंबई उपनगर की लंबे समय से चल रही स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के लिए एक सफल मॉडल के रूप में काम करती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट रेल सुरक्षा पर विश्व की सर्वोत्तम कार्य पद्धति के बारे में। रेल सुरक्षा पर सर्वोत्तम कार्य पद्धति के संदर्भ में सबसे पहले आता है आपका यूरोप। यूरोप के संदर्भ में बात की जाए कि यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम एक प्रकार का सिग्नल्स और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें रेलवे परिवहन की सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए पूरे यूरोप में इसे लागू किया गया। यूनाइटेड किंगडम की एक संरचना को देखा जाए तो इसमें आपके ट्रेन की सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य ट्रेनों को सिग्नल का उल्लंघन करने से रोकना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित करके सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और जापान में देखा जाए तो यह स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का उपयोग स्पीड सिग्नल के अनुसार ट्रेन की गति को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां रेल सुरक्षा के संदर्भ में आपके यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और जापान के कुछ एग्जाम्पल को लेकर की गई। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट भारत में अपतटीय खनिज के बारे में। अपतटीय खनिज के संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में अपतटीय क्षेत्र खनिज विनिमय अधिनियम 2002 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज संसाधनों की विद्यमानता नियम 2024 तैयार किए। अब आता है कि भारत में अपतटीय खनिज के बारे में भी जान लेते हैं कि भारत में अपतटीय क्षेत्र का खनन कहाँ होता है, कहाँ पर इसके खनिज भंडार है, कितना भंडार होता है और कहाँ किस राज्य का कौन सा स्थान है, तो इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। अपतटीय खनन जो है वह 200 मीटर से अधिक गहराई पर गहरे समुद्र तल से खनिज भंडार प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है, यही एक तरीके से ऐसी प्रक्रिया होती है जब 200 मीटर से अधिक गहराई पर गहरे समुद्र तल से, मतलब कि समुद्र तल जो जहां पर गहरा हो, वहां जब 200 मीटर की गहराई पर एक जो भंडारों की खनिज भंडार की प्राप्ति होती है उसे अपतटीय खनन कहा जाता है। अपतटीय खनन के विस्तार को देखा जाए तो यह 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्राप्ति योग्य अपतटीय खनिज संसाधन भंडार है। और यह खनिज भंडार जो है वो भारत के अपतटीय खनिज भंडार में सोना, हीरा, तांबा, निकिल, कोबाल्ट, तांबा, मैग्नीज के विकास के लिए आवश्यक रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल है। इसका भंडारण जो है वह भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपतटीय क्षेत्रों के निम्नलिखित खनिज संसाधनों की पहचान की है, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र के तटों में ईईजेड में लाइम मंड हुआ, केरल के समुद्र तट के पास कंस्ट्रक्शन ग्रीन सैंड होना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आंतरिक सेल्फ मध्य तट और मध्य सेल्फ में भारी खनिज फ्लेस पर होना, प्लेशर। फिर आता है पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपीय सीमांत में फास्फोराइड का, और अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर में पॉलीमैग्नेट, फेरो मैंगनीज और न्यूड्यूल्स और क्रस्ट का होना। तो इस तरीके से ये आपके भंडार के बारे में बताया गया है कि किस राज्य में कहाँ पर कौन सा खनिज की प्राप्ति होती है और कहाँ पर कौन सा खनिज प्राप्त होता है। अब आता है कि अपतटीय क्षेत्र खनिज नियम 2024 के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके संदर्भ में जो अभी सुर्खियों में रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन रहा है। तो अब आता है कि अभी जो आपके नियम 2024 में लागू हुए हैं तो उनके संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले तो कि ये किन खनिजों पर लागू होगा, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया जैसे पहले से चल रही है तो इसमें अभी 2024 में क्या इम्प्रूवमेंट किया गया, मतलब कि जरूरत के हिसाब से ही इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया थी इसमें सबसे पहले ही आपका 1957 में इसमें पहली अनुसूची में, जैसे कि आपका खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन तथा खान एवं खनिज विनिमय अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची के भाग बी में सूचीबद्ध खनिजों को छोड़कर, मतलब कि इनमें एक खनिज जो है उनको छोड़कर आपका दिया गया था ये मतलब कि इसमें ये नियम सभी खनिजों पर लागू है। मतलब कौन कौन से खनिजों को छोड़कर, आपका खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन और खान तथा खान जो है इन सभी खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों पर ये नियम लागू है। और ये जो खनिज हैं उनकी परिभाषाओं के संदर्भ में बात की जाए तो ये खनिज प्राप्ति के कई चरणों हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण और खनिज भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक समिति टेम्पलेट के संशोधित संस्करण का उपयोग किया गया।
इसके चरण निम्नलिखित है, जैसे कि आपका अन्वेषण चरण किसी भी खनिज भंडार की खोज के 4 चरण इसमें शामिल है। पहला तो आता है टोही सर्वेक्षण, दूसरा आता है प्रारंभिक अन्वेषण, फिर आता है सामान्य अन्वेषण, फिर चौथा आता है विस्तृत अन्वेषण। तो इस तरीके से अन्वेषण के 4 चरण हैं। संभाव्यता अध्ययन चरण के बारे में बात की जाए तो इसमें भूवैज्ञानिक अध्ययन, पूर्व संभाव्यता अध्ययन और संभाव्यता अध्ययन इसमें शामिल है। अन्वेषण मानक के संदर्भ में बात की जाए तो यह नए नियम जो है वह अपतटीय खनिज संसाधनों को सटीक आकलन और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए सख्त अन्वेषण मानकों को लागू करता है, जैसे कि आपका खनन पट्टे देने के लिए संकेतित खनिज संसाधन की पुष्टि हेतु कम से कम सामान्य अन्वेषण उपचरण पूरा होना, संयुक्त यानी कि कंपोजिट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए खनिज ब्लॉक की कोई खनिज संसाधन या खनिज क्षमता का अनुमान लगाने के लिए कम से कम तो ही सर्वेक्षण को पूरा करना आवश्यक है। भूवैज्ञानिक अध्ययन होना, जो कि अन्वेषणों के कार्यों को पूरा होने पर संभावित खनिज भंडार की पुष्टि के लिए लाइसेंस धारक भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। विशिष्ट अन्वेषण मानदंड, जो कि ये नियम अलग अलग प्रकार के खनिज भंडारों और खनिजों के लिए विशिष्ट अन्वेषण मानदंड निर्धारित करते हैं, जिसके तहत आपका कंस्ट्रक्शन ग्रेड सिलिका लैंड, कैलकेरियस मृदा, फास्फेट तलछट, डीप सी मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज, हाइड्रोथर्मल खनिज और नोडुल्स आदि इसमें शामिल होते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें दिया गया है कि आपको अगर अपतटीय खनिजों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अगस्त की मैगजीन को देखेंगे, जो आपका आर्टिकल 314 है। तो मैंने आपकी मैगजीन कराई हुई है, तो आप उसमें इकोनॉमी का पोर्शन जाके देखेंगे, मतलब कि अगस्त 2023 की मैगजीन में आप इकोनॉमी का सेक्शन देखेंगे, क्योंकि मैं जो मैगजीन कराती हूँ, मेरा जो टारगेट रहता है कि आपको एक, जैसे कि आपका पॉलिटी जो है वो आपके एक लेक्चर में होगा, जैसे लेक्चर आपका बड़ा है, मतलब कि आपका टॉपिक बड़ा है, तो उसको पार्ट फर्स्ट सेकंड में कवर कर दिया जाता है। लेकिन आपका इकोनॉमी का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा, आईआर का अलग होगा। तो इस तरीके से आपको, अगर जैसे कि अभी ये इसमें दिया गया है कि अगस्त 2023 का देखिए, तो आपको अगर आप अभी हमारा जो वाला अगस्त 2023 की मैगजीन को ओपन करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आप इकोनॉमी के सेक्शन में आपको वहां पे डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको एक ही मैगजीन में पूरे इकट्ठे टॉपिक दे गए हैं, तो आपको खोजने में भी डिफिकल्टी हो। तो उसी के सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक सेक्शन वाइज ही ये सीरीज दी जाती है, ताकि आप एक एक, जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ा तो पॉलिटी का आप करंट अफेयर देख लेते हैं, इकोनॉमी पढ़ा तो इकोनॉमी का देख लिया, और मंथ वाइज किस मंथ का किस एग्जाम में पूछा जाता है तो मंथ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सुविधा के अनुसार ही इसको इस तरीके से इस सीरीज को शुरू किया गया है। जो पैटर्न आपने अब शुरू में शुरू किया था वो अभी भी चल रहा है, इस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो आप अगस्त की मैगजीन में देख सकते हैं। अब आता है हमारा, इसके अंतर्गत बात की जाए तो संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में बात की जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में क्या सुर्खी रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 44.42 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ था। यह वित्त वर्ष 2022-23 में हुए 46.203 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश में 3.49% इसमें कम रहा है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में बात की जाए तो यह वित्त वर्ष 2023-24 की महाराष्ट्र का सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपका गुजरात और कर्नाटक में स्थान आया। तो आपका ये एक तरीके से, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो आपका सर्वाधिक एफडीआई जो है वह महाराष्ट्र में हुआ है, सेकंड नंबर पर आपका गुजरात आता है, फिर आपका कर्नाटक आता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की सबसे अधिक एफडीआई जो है वह सिंगापुर में से प्राप्त हुई है, फिर आपकी मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका से। और 2022-23 के संदर्भ में भारत को जिन 5 देशों में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुई है वो आते हैं आपका मॉरिशस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और जापान आते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक एफडीआई क्रमशः आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उसके बाद सेवा क्षेत्र को निर्माण गतिविधियों को प्राप्त हुआ है। 2000 से 2024 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त करने वाले भारत के 5 क्षेत्र क्रमशः रहे हैं आपके सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार एवं ऑटोमोबाइल उद्योग इसके अंतर्गत 5 प्रमुख क्षेत्र रहे। अब जानते हैं एफडीआई के बारे में। तो एफडीआई के बारे में बात की जाए तो यह किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश के व्यवसायिक हितों के लिए किया गया एक निवेश होता है। आपने ये तो जान लिया कि एफडीआई, जैसे कि आपका सर्वाधिक किस राज्य में है, विश्व में कहाँ से सर्वाधिक आपका एफडीआई प्राप्त हुआ है, और विश्व में बजट में किस तरीके से आपका इंपोर्टेंस रखता है। तो अब एफडीआई क्या होता है, तो एफडीआई के बारे में जान लेते हैं। तो एफडीआई जो है वह किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश के व्यवसायिक हितों में किया गया एक निवेश होता है। डीपीआईआईटी द्वारा भारत में
एफडीआई नीति तैयार करने का एक नोडल विभाग होता है और भारत में एफडीआई की अनुमति को निम्नलिखित 2 तरीकों से की जाती है। अब आपका पहला जो अनुमति होती है वह एक होती है स्वचालित मार्ग और दूसरा होता है सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग जो होता है वहां पर सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती और सरकारी मार्ग जो होता है वहां पर सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वो आपको शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा। फिर आता है कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और आदि एफडीआई में शामिल है। लॉटरी, व्यवसाय, जुआ और बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग, ट्रांसफार्मर डेवलपमेंट राइट आदि एफडीआई से निषिद्ध होते हैं। अब आता है कि इसके अंतर्गत आपके एफडीआई के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जान लेते हैं कि एफडीआई का क्या इम्पोर्टेंस है। एफडीआई के इम्पोर्टेंस के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले तो आता है कि आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना। दूसरा आता है पिछड़े क्षेत्रों को विकास बढ़ावा देना। तीसरा आता है विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना। भारत में एफडीआई को लेकर चिंता के संदर्भ में बात की जाए तो अधिकांश एफडीआई जो है वह अंतर प्रवाह जिनका रहा है वह महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों से प्राप्त होते हैं और यह विकास के स्तर में क्षेत्रीय समानता और बढ़ाते हैं। फिर आता है कि एफडीआई अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकते हैं जो कि अंततः घरेलू कंपनियां इससे प्रभावित होते हैं। अब आता है कि एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आपकी पहली पहल आती है बीमा, पावर एक्सचेंज आदि क्षेत्रों के लिए एफडीआई का उदारीकरण किया जाना, इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन किया जाना और मेक इन इंडिया के माध्यम से निवेश को आकर्षित किया जाना। तो एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए ये प्रमुख पहले शुरू की गई है। तो इस तरीके से एफडीआई के संदर्भ में ये रहा है, जो कि एफडीआई के किस तरीके से आपका ये वित्त वर्ष में कितना रहा है, तो इसके संदर्भ में आपको फुल डिटेल में जाना। अब आते हैं कि भारत के आउटकम या स्टेबल से पॉजिटिव की ओर के बारे में जान लेते हैं कि आउटलुक के संदर्भ में बात की जाए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की फर्म स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसमें जो स्टैंडर्ड एंड पुअर आती है वह ग्लोबल ने भारत के क्रेडिट आउटलुक को बदलकर पॉजिटिव कर दिया। हालांकि विदेशी और स्थानीय मुद्रा के लिए भारत की रेटिंग को लंबी अवधि के लिए बीबीबी और अल्पकाल के लिए A3 पर बरकरार रखा गया था। आपको बता दें कि ये जो भारत के जो विश्व में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जिसमें एक रेटिंग दी जाती है आपके देश जो विभिन्न देश है उनमें जो विदेशी मुद्रा भंडार है या फिर जो भी सेक्टर होती है उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ रेटिंग दी जाती है। तो अभी जो आपका जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल है उसके द्वारा भारत को पॉजिटिव रेटिंग दी गई है, जो आपकी पहले से जैसे काफी समय से आपका A3 पर बरकरार था लेकिन लंबी अवधि के लिए बीबी और इरीस में A3 पर बरकरार था, लेकिन प्रेजेंट में इसको पॉजिटिव बदलकर पॉजिटिव कर दिया गया है। अब आता है जिससे आपकी विश्व में एक छवि भी देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर जो रेटिंग देखकर ही जो इन्वेस्टमेंट है वो किए जाते हैं और उसमें मुद्रा के एक रेशियो को भी देखा जाता है। तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब आता है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में भी जान लेते हैं कि ये जो क्रेडिट रेटिंग है वह किसी देश की संप्रभु या संस्था के ऋण या उस ब्याज को चुकाने के दायित्व के समय को पूरा करने का एक आकलन होता है। मतलब कि इसी क्रेडिट रेटिंग के से आपका जो विश्व में एक इमेज बनती है। क्रेडिट रेटिंग से संबंधित देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता, इच्छा शक्ति दोनों की महत्व दिया जाता है। तो इससे आपका इच्छा ऋण और इच्छा शक्ति दोनों का इम्पोर्टेंट महत्व भी दिया जाता है। अब इसके मापदंड को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मापदंड होते हैं जो जिसके द्वारा ये क्रेडिट मतलब ये रेटिंग दी जाती है। जैसे कि आपकी रेटिंग एजेंसी या किसी संप्रभु देश की रेटिंग के लिए वृद्धि दर होना, मुद्रास्फीति, सरकारी ऋण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक बाह्य ऋण और राजनीतिक स्थिरता सहित विभिन्न मापदंडों का उपयोग करती। अब आते हैं रेटिंग के बारे में। रेटिंग जो है वह संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आमतौर पर देशों के विभिन्न ग्रेड या स्पेसिक्यूलेटिव ग्रेड के रूप में रेटिंग प्रदान किया जाता है, जिसमें स्पेसिक्यूलेटिव ग्रेड को ऋण लेने के मामले में डिफॉल्ट भी अधिक संभावना के रूप में देखा जाता है। जैसे कि देशों को ए जो कि उच्चतम रेटिंग से लेकर डी यानी कि निम्नतम रेटिंग तक इसको वर्गीकृत किया गया। S&P और फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है वह बीबीबी को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती है और जबकि मूडीज जो है वह Baa3 को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती है। तो इस तरीके से ये आपका ये विभिन्न रेटिंग एजेंसियां हैं जो जिसके द्वारा जैसे कि आपका ये जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो आपकी ए को उच्चतम रेटिंग मानती है और डी को निम्नतम मानती है। S&P और जो फिच जो होती है वह बीबीबी को निवेश की न्यूनतम सीमा मानती है और जो मूडीज जो है वो आपकी Baa3 को निवेश की न्यूनतम सीमा मानती है। तो इस तरीके से ये रेटिंग दी जाती है और जिसमें जो रेटिंग एजेंसियां हैं इनका अलग अलग तरीके से इनका एक रेटिंग भी दी गई है और अलग अलग एक मानक भी निर्धारित किए गए।
इम्पोर्टेंस के बारे में देखा जाए तो इसमें अनुकूलन रेटिंग होने पर देशों के वैश्विक पूंजी बाजार और विदेशी निवेश तक पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। तो इस तरीके से होता है। इसमें भी आपको अगस्त की मैगजीन के लिए आपको और ज्यादा क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ना है तो अगस्त की मैगजीन को आप देख सकते हैं। अब आता है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के बारे में कि विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। तो किसके द्वारा? पहला क्वेश्चन तो आता है कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपकी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय तेजी लाने में सिफारिश की गई। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें निवेश के स्तर जैसे कि औसत EMDEES के सार्वजनिक निवेश किसी निवेश का औसत लगभग 25%। पिछले दशक में EMDEES के सार्वजनिक निवेश में ऐतिहासिक रूप से कमी दर्ज की गई है। निवेश की लागत में देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि का होना जो कि सकल घरेलू उत्पाद के 1% तक बढ़ाने से जीडीपी में अतिरिक्त 1.5% से अधिक समृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है और मध्यम अवधि में निजी निवेश के अतिरिक्त 2.2% की वृद्धि दर हासिल की जा सकती है। समृद्धि दर बनाए रखना जो कि सार्वजनिक निवेश से उपलब्ध उन पब्लिक गुड्स या सर्विसेज के वितरण और उनसे उपलब्ध कराने में मदद मिलती है जिससे निजी क्षेत्र में रुचि नहीं लेते क्योंकि ये लाभकारी नहीं होते और ये लोक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा होते हैं। सार्वजनिक निवेश से लाभ उठाने के लिए रिपोर्ट की गई सिफारिशों के बारे में जैसे कि आपका 3E पैकेज को प्राथमिकता दी गई है जिसमें 3E पैकेज के अंतर्गत आपका आता है कि राजकोषीय दायरे का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन होना। दूसरा आता है सार्वजनिक निवेश की दक्षता यानी कि इफिशियंसी और तीसरा आता है वैश्विक सहयोग को बढ़ाना यानी कि इनहेंस्ड करना। तो राजकोषीय दायरे को विस्तार के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आपका कर संग्रह दक्षता में सुधार, राजकोषीय फ्रेमवर्क का विस्तार करना, अनुत्पादित खर्चों पर अंकुश लगाना आदि शामिल है। सार्वजनिक निवेश की दक्षता के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन की स्थिति से निपटना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना आदि शामिल है। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें संरचनात्मक सुधारों के लिए समन्वित वित्तीय सहायता और प्रभावी तकनीकी सहायता अनिवार्य होती है। सार्वजनिक निवेश के बारे में बात की जाए तो सार्वजनिक निवेश एक तरीके से ऐसे निवेश होते हैं जो सरकार द्वारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण से होता है जिसमें केंद्र सरकार एवं स्थानीय सरकार या सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों और निगमों के निवेश शामिल होते हैं। सकल स्थायी पूंजी निर्माण के तहत निर्धारित समय में मौजूदा पूंजीगत परिसंपत्तियों में नई पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद या निर्माण को जोड़ा जाता है और पुरानी संपत्ति के लिए एक बिक्री के मूल्य को घटा दिया जाता है जिसमें परिवहन, दूरसंचार, भवन जैसी अवसंरचनाओं की भौतिक या मूर्त निवेश शामिल होते हैं और व्यापक अर्थ में इसमें शिक्षा, कौशल और ज्ञान के मानव पूंजी या अमूर्त निवेश भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। तो इसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब आता है कि बढ़ते सार्वजनिक ऋण पर अंकताड़ की रिपोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने आ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024 ग्रोइंग वर्णन टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी नामक रिपोर्ट जारी की हुई है। यह रिपोर्ट जो है वह सार्वजनिक ऋण में खतरनाक वृद्धि को रेखांकित करती है, साथ ही यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भी सुधार के लिए प्रस्तावित की गई और किसी देश के सरकार द्वारा देश के भीतर और बाहर से लिए गए ऋण को सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो इसमें आता है जैसे कि ऋण वृद्धि के संदर्भ में कि इसमें 2023 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण $97 ट्रिलियन के ऐतिहासिक स्तर पहुंच गया था। चालक के संदर्भ देखा जाए तो यह लगातार पैदा हो रही संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था का सुस्त और असमान प्रदर्शन की स्थिति का चालक है। क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है जो कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण का 30% हिस्सा विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण है और यह विकसित देशों के ऋण की तुलना में दुगनी दर से बढ़ रहा है। 2023 में भारत का सार्वजनिक ऋण 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था जो कि सकल घरेलू उत्पाद के 82.7% के बराबर है। उच्च सार्वजनिक ऋण के प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें उच्च राजकोषीय बोझ का होना है जो कि आधे से अधिक विकासशील देशों में सरकारी राजस्व का कम से कम 8% हिस्सा ब्याज भुगतान के लिए आवंटित है। विकास संबंधी व्यय में कमी होना कि 3.3 बिलियन व्यक्ति आप ऐसे देशों में रहते हैं जहां पर ब्याज भुगतान शिक्षा और स्वास्थ्य में संयुक्त व्यय से अधिक है। जलवायु निवेश में अधिक ब्याज भुगतान होता है जो कि उभरते और विकासशील देशों में जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में जितना निवेश किया जाता है उसकी तुलना में इसके ब्याज भुगतान अधिक होता है। सतत विकास को वित्त पोषित करने के लिए रोड मैप होना जो कि एक समावेशी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना की स्थापित की जाती है जिसके लिए गवर्नेंस और विकासशील देशों में भागीदारी अधिक होती है और इसमें संकट के समय अधिक तरलता प्रदान की जाती है जो कि आकस्मिक वित्त का विस्तार किया जा सके। और फिर आता है बहुपक्षीय विकास बैंकों में रूपांतरण और विस्तार के माध्यम से किफायती दीर्घकालिक वित्तीय पोषण को भी बढ़ावा दिया जाता है। ऋण संकट को हल करने से संबंधित पहलों के बारे में बात किया जाए
तो पहली तो आती है आपकी IMF और विश्व बैंक के द्वारा अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देश पहल। दूसरी आती है आपकी यूनाइटेड नेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट का ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली कार्यक्रम। तीसरी आती है IMF ने फरवरी 2023 में ग्लोबल सॉवरेन डेथ राउंड टेबल पहल शुरू की हो। इससे विश्व बैंक और भारत की G20 प्रेसिडेंसी के साथ समन्वय शुरू किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत और नेक्स्ट आती है आपकी विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य मई 2024 का ये अपडेट दिया गया कि यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की है, जिसके रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में आता है कि विश्व में बेरोजगारी में आंशिक गिरावट दर्ज करना। विश्व में 183 मिलियन लोग बेरोजगार है और ये लोग जो है वह सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। विश्व में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 45.6% महिलाएं रोजगार है, जिसमें पुरुषों में यह अनुपात 69.2 है, और जिसका अर्थ होता है कि नियोजित पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 23.6% का अंतर होना। अंतर होने के कारण देख सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक जिम्मेदारियां होना, कि विवाह होना, बच्चों की देखभाल के लिए रोजगार छोड़ा जाना। इसके अलावा महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पारिश्रमिक मिलना, यह रुझान विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए अधिक है। अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों की संख्या में 2005 के लिए 1.7 बिलियन से बढ़ाकर 2024 में 2 बिलियन हो गई है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब जानते हैं प्रेस्टन वर्ग के बारे में। प्रेस्टन कर्व क्या? प्रेस्टन कर्व जो है इसे पहली बार 1975 में अमेरिकी अर्थ समाजशास्त्री सैमुअल एच प्रेस्टन ने पेश किया हुआ था। यह प्रेस्टन वक्र जो है वह दर्शाता है कि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और उसकी जनसंख्या के जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं होती है। और जब कोई गरीब देश विकास की राह पर आगे बढ़ता है तो उसी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। साथ ही इससे पोषण, स्वच्छता, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तथा पहुंच के कारण शुरुआत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। हालांकि एक निश्चित बिंदु के बाद यह सपाट होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रेस्टन वर्ग के बारे में याद कर लेते हैं कि प्रेस्टन वक्र जो है वह इसे सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? 1975 में अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच प्रेस्टन के द्वारा पेश किया गया था। और इसका जो वक्र है वह किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और उसकी जनसंख्या के जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं हो, उसके संदर्भ में से दर्शाया जाता है। अब इसमें ये प्रेस्टन कर्व को दिया गया है कि इस तरीके से प्रेस्टन कर्व को संबोधित करता है। अब आता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक क्या प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है, इसके बारे में कि प्रोजेक्ट नेक्सस जो है एक तरीके से बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल। यह घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पर रिटेल पेमेंट की सुविधा देता है। तुरंत भुगतान प्रणालियों जिसमें वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां है, ये दो बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है और ये 1 मिनट या कम समय में फंड प्राप्त करने वाले, फंड भेजने वाले भुगतान की पुष्टि के लिए सूचित करती है। और यह भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की त्वरित भुगतान प्रणाली का उदाहरण है। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में समझा जाए तो यह प्रोजेक्ट नेक्सस जो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब का एक पहल होता है और यह इसकी स्थापना 1930 में की गई। इसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है और यह RBI के स्वामित्व के 63 केंद्रीय बैंकों के पास यह है। इसका स्वामित्व कितने बैंकों के पास है? 63 केंद्रीय बैंक के पास। और इसमें प्रोजेक्ट में 4 आसियान देश में, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड आते हैं और भारत की त्वरित भुगतान प्रणालियों को यह जोड़ेगी और 2024 तक शुरू होने का अनुमान। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वह किसी देश के घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को एक दूसरे से जोड़ने के तरीके के मानक बताने हेतु डिजाइन किया गया। अब आता है कि आपका कि तुरंत भुगतान प्रणाली में ऑपरेटर जो होता है वह हर नए देश के अनुसार कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें ऑपरेटर्स को नेक्सस से लेकर केवल एक कनेक्शन की आवश्यकता होती है और इसका उद्देश्य वह नहीं है तेज, अधिक पारदर्शी और आसान सीमा पार भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखने का प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट नेक्सस के लाभ के बारे में देखा जाए तो यह सीमा पार भुगतान को आसान बनाती है, साथ ही जटिलता, लागत और लेन देन के समय को कम करती है। यह सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए कम लागत, लाभकारी भुगतान अवसंरचना प्रदान करती है और यह अलग अलग प्रणालियों में मानकीकरण और सामंजस्य को बढ़ावा देकर एक दूसरे की प्रणालियों के लेन देन में मौजूदा कमी को दूर करती है। सीमा पार लेन देन से चुनौतियों के बारे में देखा जाए तो यह एक दूसरे को यहाँ स्वीकारता की कमी है, धीमा और महंगा होना, मुद्रा की परिवर्तनीयता जैसे अतिरिक्त चरणों की आवश्यकता होना और लेन देन का आकलन करना इसमें मुश्किल होता है। अब आता है कि RBI ने कई पहले लॉन्च की, जैसे कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 नई पहलों को शुरू किया है। इन पहलों का जो उद्देश्य है केंद्रीय बैंक तक जनता की पहुंच और बिनामी मंजूरी को आसान बनाना होता है। इसके अंतर्गत पहले आती है, जैसे कि आपकी पहली पहल आती है प्रवाह। प्रवाह जो होती है वह आती है आपकी प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेटेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल। यह पोर्टल जो होता है वह प्राधिकार लाइसेंस या बिनामी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए वेब आधारित सुरक्षा पोर्टल होता है।
फिर आता है दूसरा आपका जो आता है वह आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि निवेशकों को इस मोबाइल ऐप के जरिए आपकी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री के लिए कर सकते हैं। फिर आता है फिनटेक रिपोजिटरी, जो कि भारतीय फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्षेत्र की जानकारी युक्त व्यापक डेटाबेस, और इसका उद्देश्य विनिमय की दृष्टि से फिनटेक क्षेत्र को बेहतर समझ प्रदान करना होता है। तो इसके अंतर्गत आरबीआई के द्वारा ये 3 पहले शुरू की गई है, तो इनको आपको याद कर लेना है। अब आता है परिवर्तनीय रेपो दर के बारे में या वेरिएबल रेपो रेट के बारे में। यह रेपो रेट जो है वह आरबीआई के द्वारा परिवर्तनीय रेपो दर या वेरिएबल रेपो रेट की नीलामी की गई है। इसको लेकर बैंकों में माफी उत्साह देखा गया है। अब जानते हैं कि परिवर्तनीय रेपो दर आखिर होती क्या है, जिसके कारण बैंकों में माफी उत्साह देखने को मिला है। तो कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना चाहती है, लेकिन बैंक रेपो रेट पर आरबीआई से उधार लेने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले से ही कम होती है। ऐसे में आरबीआई एक दिन से अधिक की अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित बीआरआर पर उधार लेने की अनुमति देता है, जो आमतौर पर रेपो दर को कम करता है। और इसके विपरीत रेपो दर जो होती है वह आरबीआई द्वारा तय दर होती है, और जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। बीआरआर के तहत एक दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिनों के लिए उधार लिया जाता है, और यह वास्तव में बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि के लिए लिक्विडिटी की आपूर्ति करने का एक जरिया होता है, जिसके तहत बाजार से अतिरिक्त नकदी और लिक्विडिटी के वापस लेने के लिए वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का उपयोग किया जाता है। अब आता है इसके अंतर्गत जैसे नेक्स्ट आपका सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट के बारे में कि यार सेबी के द्वारा एसबीआई के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से $100 मिलियन जुटाए, और यह राशि जो है वह 3 साल की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड्स को सीनियर अनसिक्योर्ड फ्लोटिंग रेट पर बेचकर जुटाई गई है, जो सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट से अधिक होती है। अब जान लेते हैं कि सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट आखिर होती क्या है। यह जो रेट है वह अमेरिकी डॉलर से ऋणों के डेरिवेटिव्स के जरिए ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट होती है, और यह वह दर है जिस पर बैंक किसी अन्य बैंक से ओवरनाइट के लिए नकदी उधार लेते हो, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट की जगह लिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आती है पंप और डंप स्कीम के बारे में कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी कि सेबी ने कथित तौर पर पंप एवं डंप स्कीम शुरू करने के लिए कुछ व्यक्तियों को जुर्माना लगाया। इसका संचालन जो है टेलीग्राम चैनल के जरिए साझा की गई सिफारिशों के द्वारा किया गया है। यह पब्लिक शेयर होल्डर में बढ़ती हुई कीमतों का स्टॉक खरीदते हैं। पंप एवं डंप स्कीम जो है वह एक हेर-फेर गतिविधि होती है, जिसमें झूठी और भ्रामक जानकारी या सिफारिशों के जरिए जरिए स्टॉक या शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, और यह केवल स्टॉक की बढ़ी हुई कीमतों पर बेचने के लिए किया जाता है। सीमित सार्वजनिक जानकारी और कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण यह स्कीम माइक्रो स्केप और स्मॉल कैप क्षेत्र पर प्रचलित है, और इसका प्रभाव वित्तीय बाजारों में विश्वास को कम करती है, और इससे निवेशकों को काफी नुकसान होता है। और इसका विनिमय जो है वह सेबी के दिशा निर्देशों के तहत यह पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। अब आता है कि सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इन्वेस्ट विनिमय 2024 में संशोधन किया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि नए मानदंडों में स्पॉन्सरशिप को प्राइवेट प्लेसमेंट के वाले इन्वेस्टमेंट द्वारा सबऑर्डिनेट यूनिट्स जारी करने की अनुमति देते हैं। यह यूनिट जो है केवल अवसंरचना परियोजना के लिए अधिग्रहण किया गया है, और इसका उद्देश्य किसी परिसंपत्ति के स्पॉन्सरशिप या विक्रेता के रूप में और इनविट यानी कि खरीदार के रूप में तय किए गए वैल्यूएशन के अंतर को समाप्त करता है। इनविट्स के बारे में देखा जाए तो इनविट्स जो है वह म्यूचुअल फंड के समान ही निवेशकों का एक माध्यम होता है, जो निवेशकों को टोल रोड, बिजली लाइनों और पाइपलाइन जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश का एक विकल्प प्रदान करते हैं। स्पॉन्सर या इंफ्रा कंपनियां सेबी के माध्यम से इनविट्स स्थापित करते हैं, और इन वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम इसके अंतर्गत आता है। इन्वेस्ट अपने निवेश पर टोल, किराया, ब्याज या लाभांश के माध्यम से अर्जित आय करते हैं, और यह आय निवेशकों यानी कि यूनिट्स खरीदने वालों को वितरित की जाती है, और निवेशकों की इस आय पर भी कर लगाया जाता है। इनवोट्स के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो यह कम राशि में निवेश की सुविधा देता है, तरलता होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों में जो यूनिट सूचीबद्ध होती है, पारदर्शिता होती है जो कि निवेशकों को यह जानकारी दी जाती है कि उनका धन कहाँ निवेश किया गया, कम जोखिम होता है कि सेबी द्वारा विनियमित हो जाने पर इनविट्स में निवेश पर अधिक जोखिम नहीं होता है। इनविट्स में निवेश से जुड़ी कुछ चुनौतियां शामिल हैं, जैसे कि परिचालन से संबंधित जोखिम, ट्रस्ट को पुराने निवेश में वापस मिलने से जुड़ा जोखिम, इससे संबंधित जोखिम इसमें शामिल होते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत आपका नेक्स्ट समाशोधन निगम के बारे में। समाशोधन निगम जो है एक तरीके से यह स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए ऊषा थोरवाट
ऊषा तुरवाट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समाशोधन निगम के बारे में देखा जाए तो यह एक ऐसी संस्था होती है जो स्टॉक एक्सचेंजों की कारोबारी होने वाली प्रतिभूतियों और अन्य इन्वेस्टमेंट में ट्रेड के समाशोधन और निपटान की गतिविधि का प्रबंधन करती है। यह स्टॉक एक्सचेंजों और डिपोजिटरी के साथ समाशोधन की अवसंरचनाओं का गठन भी करती है। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जो कि एक तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष रिटेल निवेशकों को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए सचेत करता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में, जो कि एक तरीके से भविष्य की किसी तय तारीख पर परिसंपत्ति की खरीद बिक्री के लिए किया जाने वाला वित्तीय अनुबंध होता है। इसके तहत खरीद बिक्री का मूल्य अनुबंध वाली परिसंपत्ति के मूल्य अंडरलाइन एसेट्स द्वारा तय होता है और यह अंडरलाइन एसेट्स में कमोडिटी, प्रतिभूति, करेंसी और इंडेक्सेस में शामिल होता है और इसका उद्देश्य किसी खरीदी गई परिसंपत्ति के मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव की स्थिति से बचाव यानी हेजिंग उद्देश्यों या मूल्य में उतार चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जाती है। और यह डेरिवेटिव ट्रेडिंग सामान्य प्रकारों में फ्यूचर, ऑप्शन और स्विप शामिल होता है और ये बाजार जो होते हैं डेरिवेटिव बाजार, वह भारत में डेरिवेटिव शेयर बाजार को भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित किए जाते हैं, जिसमें दो तरीके के डेरिवेटिव बाजार होते हैं। एक तो आता है एक्सचेंज ट्रेडिंग, जो कि मानकीकृत अनुबंधों की एक्सचेंज में खरीद बिक्री की जाती है। दूसरा आता है ओवर द काउंटर, जो कि विकेंद्रीकृत बाजार में इनके अनुबंधों पर दो पक्ष सीधे सौदेबाजी करते हैं और इनमें एक्सचेंज शामिल नहीं होते हैं। अब आता है फ्रंट रनिंग के बारे में। फ्रंट रनिंग जो है वह हाल ही में एक म्यूचुअल फंड प्रबंधक पर फ्रंट रनिंग भी शामिल होने का आरोप लगाया गया। फ्रंट रनिंग जो है वह सेबी के अनुसार फ्रंट रनिंग के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी के किसी बड़े ऑर्डर के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने के पहले ही उस ऑर्डर का पता करने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर खरीदना या बेचना अथवा ऑप्शंस या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्टिंग में पोजीशन देना होता है। भारत में फ्रंट रनिंग जो है वह एक तरीके से गैर कानूनी है। यह वित्तीय बाजारों में विजिलेंस को कमजोर करती है और इसके अलावा यह अन्य निवेशकों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि यह जानकारी सार्वजनिक होने का उनका फायदा उठा लिया जाता है। 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड ने म्यूचुअल फंड नियम 1996 में संशोधन किया। इसके जरिए फ्रंट रनिंग का रोक लगाने वाले प्रावधान किए गए। अब आता है विश्व मत्स्यिकी और जलीय कृषि पद्धति के बारे में, जो कि यह रिपोर्ट जो है वह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के लिए तैयार किया गया और यह रिपोर्ट जो है वह ब्लू ट्रांसफॉर्मिंग इन एक्शन विषय पर फोकस किया गया। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर देखा जाए तो यह वर्ष 2023 में वैश्विक और स्तर पर मत्स्यिकी और जलीय कृषि के उत्पादन में 223.2 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और इसमें पहली बार जलीय जीवों के मुख्य उत्पादकों के रूप में जलीय कृषि यानी कि एक्वाकल्चर में कैप्चर फिशरीज को पीछे छोड़ दिया गया और कैप्चर फिशरीज जो होती है वह एक तरीके से प्राकृतिक रूप से पल रही मछलियां जल के निकायों में सीधी पकड़ी जाती है, जबकि एक्वाकल्चर में इस तरीके की मछलियां या जलीय जीवों को पाला जाता है, फिर उन्हें पकड़ा जाता है। अब आता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलीय खाद्य पदार्थों की भूमिका के बारे में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क ने ओशन एंड क्लाइमेट चेंज डायलॉग 2023 को आयोजित किया था। यह डायलॉग जो है वह जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों के समाधान में जलीय खाद्य पदार्थों की क्षमता को मान्यता देता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होने के लिए पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए बदलती परिस्थितियों के अनुकूल स्थानीय प्रजातियों के उत्पादन को महत्व दिया जाना। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन के बारे में, जो कि 2021 में इस विजन को प्रस्तुत किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, पोषण में सुधार करने आदि के लिए जलीय खाद्य प्रणालियों का लाभ उठाना होता है। इसके उद्देश्य को देखा जाए तो यह वैश्विक खाद्य मांग को पूरा करने के लिए संभारणीय जलीय कृषि पद्धतियों के विस्तार करना तथा लाभ का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करता है। यह मत्स्य भंडारण को बनाए रखने तथा उचित आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मत्स्य प्रबंधन पर बल देता है। वैश्विक जैव विविधता समझौते के संदर्भ में मत्स्य पालन जलीय कृषि के बारे में, जो कि जैव विविधता पर कन्वेंशन आपका 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया। इसका उद्देश्य जैव विविधता की सुरक्षा करना है तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय योजना को विकसित करने में सहायक है। और 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के समझौते पर सहमत हुए हैं, जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। अब आता है ICRIER में भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान पर पॉलिसी ब्रीफ जारी किया गया है। इसके बारे में पॉलिसी ब्रीफ जो है वह फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने या तिहरे लाभ यानी कि ट्रिपल विन का उल्लेख किया गया। तिहरे लाभ के संदर्भ में बात की जाए तो यह आय में वृद्धि से किसानों को लाभ होता है, खाद्य सुरक्षा बढ़ना होता है, संसाधनों को कम उपयोग से कृषि खाद्य प्रणालियों में संधारणीयता सुनिश्चित होती है।
पॉलिसी ग्रुप के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें आता है भारत में उत्पादन की खाद्यान्न उत्पादन, जो कि 1966-67 में यह 74.23 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी था, जो कि 2022-23 से बढ़कर 330.5 एमएमटी हो गया। बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ, जो कि 1991 से 92 में यह 96.6 एमएमटी था, जो 2022-23 में बढ़कर 55.25 एमएमटी हो गया। फसल कटाई के बाद के नुकसान को देख लेते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विश्व स्तर पर उत्पादित अनाज का लगभग 30% उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। और भारत का अनाज दलहन तिलहन के मामले में वैश्विक स्तर की तुलना में फसल कटाई के बाद अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। और भारत को फसल कटाई के बाद नुकसान की वजह से 2020 से 2022 तक के दौरान हर साल लगभग 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का नुकसान होता था। और यह 2022-23 के नुकसान के बाद की यह स्थिति देखने को मिली हुई है। अब आता है इसके अंतर्गत आपका कि भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान के निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार है। पहला तो आता है कि खेतों में सही रणनीति ना अपनाना, कि किसान कम शिक्षित होना, कौशल का अभाव होना, मौसम की दशा एवं दोषपूर्ण मशीनरी का लिए जिम्मेदार ठहराया गया। फिर आता है आपका कि मार्केटिंग चैनल्स जैसे कि खुली लॉरी में अनाज भेजने से रास्ते में अनाज का गिरना या निकाल लेना, खराब गुणवत्ता वाली पैकेजिंग होना, लोहे के हुक का उपयोग होना, अनुचित तरीके से अनाज भंडारण आदि करना इसका कारक है। नीति के स्तर पर कमियां और देखी जाती है, जैसे कि जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत अनाज की पैकिंग जूट बैंक में करना अनिवार्य किया गया और जूट की बोरियों में अनाज के कीटों और संदूषण से संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें कृषि के मशीनरी उपकरण को बढ़ावा दिया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए शुरू की गई पहल, जैसे कि आपका पहली आती है निजी उद्यमी गारंटी योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है निजी भागीदारी के माध्यम से खाद्य भंडारण की क्षमता को बढ़ावा देना। दूसरा आता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसमें उत्पादन क्षेत्रों के निकट खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करके बागवानी और गैर बागवानी उपज में फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए आरंभ करना। कृषि अवसंरचना कोष, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन की अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं के निवेश को जुटाने के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण जुटाना है। राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना, जो कि 2023 में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में 70 मिलियन टन की भंडारण सुविधाओं के लिए इसका स्थापना किया जाता है। अब आता है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक जो है वह शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 9 भारतीय बंदरगाह इसके अंतर्गत शामिल किए गए। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक जो है एक तरीके से 2023 में सर्वोच्च रैंकिंग वाला कंटेनर बंदरगाह चीन का यांगसांग पोर्ट बना हुआ है। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसे विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट के इंटेलिजेंस को तैयार किया जाता है। यह सूचकांक बंदरगाह पर किसी जहाज के प्रवेश करने और निकलने में लगे समय पर बंदरगाह के प्रदर्शन का एक तुलनात्मक मूल्यांकन है। और यह सूचकांक जो है टर्मिनल या बंदरगाह पर व्यवस्था में सुधार के अवसरों का पहचान करने में मदद करता है और इससे अंततः सभी सार्वजनिक और निजी हितधारकों को लाभ मिलता है। तो ये कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ ही आपका इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी वह आपका सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत कराए जाते हैं, वो भी जो कोर्सेज दिए जाते हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल होगी। धन्यवाद।